नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शारदीय नवरात्रि की खबर के साथ। तो आपको बता दें, आज शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर संपूर्ण विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शासकीय आवास पर मां आदि शक्ति भगवती की पूजा अर्चना संपन्न की गई, जिसमें सीएम धामी जो है वो शामिल हुए। आपको बता दें, नवरात्रि के प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री मां शैलपुत्री से प्रदेशवासियों के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और राज्य की निरंतर उन्नति हेतु मंगल कामना जो है सीएम धामी की तरफ से मांगी गई। तो सीएम धामी ने धूमधाम से पूजा अर्चना की। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन सीएम धामी ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून शहर को एक और खूबसूरत उपहार मिला है। आपको बता दें, आज यहां नवनिर्मित भागीरथ उद्यान का भव्य शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ सीएम धामी ने किया। आपको बता दें, ये उद्यान न केवल शहर वासियों के लिए एक मनोरम स्थल साबित होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें, देहरादून के लिए ये उद्यान स्वास्थ्य, प्रकृति और आनंद का संगम होगा, जहां सभी आयु वर्ग के लोग समय बिताकर अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बना सकेंगे। खंड के देहरादून से दिखा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, नए जीएसटी स्लैब में 5% और 18% से न केवल आम जनता बल्कि व्यापारियों को भी राहत मिली है। लगभग 200 वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, जिससे मध्यम, सामान्य और उच्च वर्ग सभी को आर्थिक लाभ होगा। सीएम ने कहा कि इस फैसले से राज्य को आर्थिक मजबूती मिलेगी और देश को करीब 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त जीएसटी आय होने की भी संभावना है। नवरात्र के अवसर पर उन्होंने स्वदेशी अपनाओ का आह्वान कर समर्थन करते हुए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे अहम कदम बताया। धामी ने उत्तराखंड वासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की भी अपील की। मैं जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस जीएसटी के अंतर्गत बनाया गया है, 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है, मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली हैं और राज्य को भी एक बड़ा जीएसटीपी भी प्राप्त होगा। देश को जीएसटी भी 2 लाख करोड़ और आने की संभावना है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही हम इस नवरात्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी का भी संकल्प लेंगे। गर्व से कहो कि ये सामान स्वदेशी है। आज मैं भी और हमारे सभी साथीगण भी यहाँ के प्रमुख बाज़ारों में राज्य के अंदर जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से हमारे व्यापारियों की, आम जनता की मांग थी कि एक तो जीएसटी में रिडक्शन होना चाहिए, जीएसटी में बदलाव होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का संकल्प और स्वदेशी अपनाना बहुत ज़रूरी है और हम सभी व्यापारी भाइयों का भी अभिनंदन करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के जो स्लैब बनाए हैं, भारत सरकार ने जो लागू किया आज से, उसको आम जनता तक पहुंचाएंगे, अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। काशीपुर के मोहल्ला अलीखा में बीती रात हुए उपद्रव के बाद पुलिस जो है वो पूरी सक्रियता के साथ एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें, घर घर जाकर जांच की जा रही है और उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार अब तक करीब 2 दर्जन लोगों को पकड़ा जा चुका है। जानकारी के अनुसार एक विशेष समुदाय द्वारा बिना अनुमति के तख्तियों पर आई लव मोहम्मद लिखकर जुलूस निकाला जा रहा था। प्रशासन को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा और पूछताछ की, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस गाड़ी पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद उच्च अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और मोहल्ले को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और रोजमर्रा की दुकानें सामान्य रूप से खुली हुई हैं। आपको बता दें, इस मामले में एसपी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि नदीम अख्तर समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 400 से 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास की जा रही है और किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की ये कार्रवाई उपद्रव को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम माना जा रहा है। तो आपको बता दें, काशीपुर में कल रात में हुए हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने अभी तक कई लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर लिए। लगभग 400 से 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। पुलिस जो है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, जगह जगह घर जा जाकर उपद्रवियों की तलाश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल हुए हंगामे के बाद पुलिस पर भी हमला किया गया था, आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया गया था और इसी बोर्ड को लेकर ही ये उपद्रव जो है वो देखने को मिला और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी इस दौरान हमला किया गया, जिसके बाद से प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2 दर्जन से अधिक लोग इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो काशीपुर का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, आई लव मोहम्मद का मामला जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार अन्य राज्यों में भी इसे लेकर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लवप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवप्रीत, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से कल पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया गया था? मैं बताना चाहूंगा, पहले तो पुलिस ने जैसे मुकदमा दर्ज किया है, लगभग 400 से 500 अज्ञात हैं, जिसमें 3 नामजद भी हैं। जो नदीम अख्तर है, उनके 3 अन्य जो साथी हैं उनको मुख्य आरोपी माना गया है। उनकी लगातार धरपकड़ की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो अज्ञात में है, अज्ञात में लगातार पुलिस घर घर जाके दबिश दे रही है। करीबन 2 से 3 दर्जन लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है जो अज्ञात में है। फिलहाल जो रोजमर्रा की दुकानें हैं वो डेली की तरह खुली हुई हैं, स्थिति सामान्य है। फिलहाल पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार जारी है। बिल्कुल लवप्रीत, अगर बात की जाए कि आखिर ये आई लव मोहम्मद स्लोगन जो है, इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? ये समझने वाली बात है मैम। बीती देर रात्रि अचानक ही ये जो नदीम अख्तर है, ये सपा से चुनाव पहले यहाँ से लड़े थे, निकाय चुनाव, जिसमें इनकी इसी को लेकर एक राजनीतिक रोटी को सेकने को देखते हुए माना जा रहा है कि इन्होंने वहां पे जो युवक थे, नाबालिग हों या बालिग हों, सभी को एकत्र किया और उनसे कहा कि आई लव मोहम्मद की तख्तियां बनाते हैं और इस तरीके से अपना जो क्षेत्र है अलीखा, इसमें एक जुलूस के रूप में निकालते हैं। इसके बाद ही मैम जैसे ये जुलूस निकलने लगा, कुछ सोशल मीडिया के द्वारा या जिस तरीके से कुछ लोग लाइव हुए, उसी लाइव को देखते हुए जो प्रशासन को भनक लगी कि एक बड़ी मात्रा में लोग जुलूस निकाल रहे हैं और इसकी कोई अनुमति नहीं है। जिसके बाद पुलिस वहां पे मौके पर पहुंचती है, तो पुलिस के पहुंचने के दौरान ही वहां पे कुछ शरारती तत्व जो थे वो पुलिस को देखते ही वहां पे गाली गलौज करने लग गए और एकदम पुलिस पर अग्रेसिव हो गए। जिस तरीके से आप देखा भी होगा आपने, एक पुलिसकर्मी है जो इस भीड़ में फंस गया, उसे बेचारे को बिल्कुल लवप्रीत, तो क्या माना जाए, क्या किसी संगठन की भूमिका भी है इसमें? क्योंकि जिस तरीके से अचानक से ये जुलूस निकाला गया, लोग इस तरह की स्लोगन करते हुए बाहर निकले, क्या कोई संगठन भी इसमें नजर आ रहा है? पुलिस हर पहलू पे जांच कर रही है। फिलहाल इस पे कुछ भी कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि एक सेंसिटिव मामला है और इस तरीके से कुछ भी हम किसी संगठन को अभी नहीं कह रहे हैं। पुलिस की अभी संदेह में तो कई लोगों को रखा हुआ है उन्होंने, कोई
जैसे लोकल स्तर पे कोई संगठन है, कई उनकी बैठक भी लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। बहरहाल इस पे अभी पुलिस के आला अधिकारी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ इसमें बीती रात्रि से अब तक इसमें काशीपुर में एसएसपी साहब और एडीएम जो उधम सिंह नगर है वो दोनों यही डेरा डाले हुए हैं और लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं। लगभग ये आलेखा का जो एक क्षेत्र, अच्छा खासा क्षेत्र है, इसमें लगभग 30 से 35 हजार लोगों की आबादी का ये क्षेत्र है और इसमें चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। और सबसे ज्यादा आबादी किसकी है लवप्रीत उस इलाके में? विशेष समुदाय की आबादी है मैम। इसी को लेकर वो अपने क्षेत्र में ही एक जुलूस के रूप में इसी वजह से निकाल रहे थे, क्योंकि ये विशेष समुदाय का बहुबल्य क्षेत्र माना जाता है। ये इसमें लगभग 90% इसी समुदाय के लोग रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लवप्रीत इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन ने आज सचिवालय परिसर में स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान के अंतर्गत आयोजित विशेष स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। आपको बता दें, ये शिविर प्रातः यानी सुबह 10:30 बजे सचिवालय में आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और परिवार के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम उठाना है। मुख्य सचिव ने इस पहल को नारी स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताया और सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से इस मुहिम में सक्रिय सहभागिता की अपील की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारीगण, चिकित्सा विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है वो उपस्थित रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजधानी देहरादून में आज बेरोजगार संघ के बैनर तले भारी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन किया। पेपर चोर, गद्दी छोड़ जैसे तीखे नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई। आपको बता दें, हालात को देखते हुए प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 यानी 163 भी लागू रखी है, जिससे अवैध जमावड़े पर नियंत्रण पर रोक लगाई जाती है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में युवा जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हालिया भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक प्रकरणों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि सरकार युवाओं की नाराजगी को कैसे संभालती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को सीबीआई से नोटिस मिलने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताया और बीजेपी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों के सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया संयोजक मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का काम अब सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कर्म किए हैं अब उन्हें उन्हीं का फल मिल रहा है। सीबीआई नोटिस को लेकर दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है और आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव और भी तेज हो सकता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है और कानून अपने ढंग से काम करता है। आदरणीय हरीश रावत जी अगर दूध के धुले हुए हैं तो मुझे लगता है उनको डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप ही वो उनके पार्टी के लोग कभी सीबीआई पर प्रश्न खड़ा करते हैं और अपने आप ही वो सीबीआई को लेकर के उसकी बड़ाई भी करते हैं। जब हरीश रावत जी सीबीआई से बरी होते हैं तो सीबीआई अच्छी हो जाती है और आदरणीय हरीश रावत जी को जब नोटिस आता है तो कहते हैं कि सीबीआई भाजपा के एजेंडे पे काम कर रही है। तो ये दो तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के लोग करते आए हैं और जिस प्रकार से आदरणीय हरीश रावत जी
अपने आप को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जिस तरह से बयान कर रहे हैं कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं और मेरे पर अभी भी लोगों का जो मतलब कि मेरे कारण वोट बढ़ सकते हैं या मैं चुनाव लड़ सकता हूं, उस तरह की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और आदरणीय हरीश रावत जी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने कहा था, देश के पहले मुख्यमंत्री कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसने प्रदेश को बेचने की बात की। किस तरह से बेचने की बात कर रहे थे कि टॉप अप करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो प्रदेश को बेचने की जैसे बात की है, तो मुझे लगता है अगर वो सच है, वो उन्होंने नहीं कहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं उसका उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर किया है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मसूरी के झड़ी पानी क्षेत्र में 15 सितंबर की रात मूसलाधार बारिश के बाद शुरू हुआ भूस्खलन अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन जमीन 2 से 3 फीट तक धंस रही है, जिससे सड़कों में दरारें आ चुकी हैं और घरों की दीवारें खतरे में हैं। अब तक एक नेपाली मजदूर के मलबे में दबकर मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ना कोई भूवैज्ञानिक टीम पहुंची और ना ही कोई राहत कार्य शुरू हुआ है। स्थानीय लोगों का गुस्सा अब उबाल पर है। उनका आरोप है कि सरकार और प्रशासन सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित है, जमीनी राहत कहीं नजर नहीं आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि नेताओं के दौरे का कोई लाभ नहीं मिला। लोग मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र को आपदा संभावित घोषित किया जाए, आरसीसी वॉल और चेक डैम का निर्माण हो और अस्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन जो है वो छेड़ा जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या सरकार किसी और हादसे का इंतजार कर रही है। मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत डर है, बहुत ज़्यादा। इतने लोग आ भी रहे हैं पर तो हो तो कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं, कोई हमें विश्वास दिला रहे हैं कि ये भी कुछ विश्वास हमें दिलाएं। और डर इतना है कि रात को बारिश हो तो तब भी डर है, दिन में अगर धूप हो तब भी डर है खिसकने का। बच्चे छोटे छोटे हमारे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हम लोग, बहुत ज़्यादा दिक्कत में। यही कहना चाहेंगे कि बहुत परेशान है हम लोग इसी चीज़ से कि मतलब ढहता ही जा रहा। घर के बगल से घर में दरारें आ गई, इससे ज़्यादा क्या है। लगातार दरारें बढ़ भी, जब घर में दरारें आ गई तो इससे ज़्यादा है वो क्या हो सकता है। बस बहुत डर है, बस रात दिन हम तो बैठे रहते। बस है कि अभी बारिश लगेगी तो बस हम तो रात, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ हैं, बच्चों को भी अपना आप भी खतरा है, सबको खतरा है। घर तक में दरारें आगे हमारी। बस हम ये चाह रहे हैं कि बस बढ़ रहा है ये ना, बस लगातार खुलते जा रही, दरारें खुलते जा रही, बढ़ते जा रहा। हम ये चाह रहे हैं कि बस इसे कोई जल्दी कर दो। अभी इतना लोग तब से आ ही रहे, सभी आ रहे, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। और कुछ 1 मिनट में अभी क्या है, हम सारे चल जाएंगे। अभी फिर क्या करना है, ये कि भाई तुरंत काम करना चाहिए। बस हम यही चाह रहे हैं। देखिए, ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो आपदा आई थी वो 15 की रात को आई थी, यानी कि आज हमारे को लगभग हमारी 21 तारीख हो चुकी है। इन 4-5 दिनों में कुछ नहीं हुआ है। सब लोग निरीक्षण ज़रूर कर रहे हैं, आ ज़रूर रहे हैं, परंतु ग्राउंड फ्लोर पर कुछ नहीं है। और दूसरी रही बात इसकी कि अगर भगवान ना करे दोबारा ऐसी बारिश हो जाए तो आप तब आकर के यहाँ पे कुछ करेंगे या हमारे हाथों में चेक थमा करके चले जाएंगे। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग आइए, आप लोग यहाँ का प्रशिक्षण कीजिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हमारे जो घर हैं वो इस कगार पे हैं कि एक बारिश आएगा तो सब कुछ चला जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम 20-25 लोग यहाँ रहते हैं। तो इन 20-25 लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। आप आइए, आप काम कीजिए और यहाँ पर जितना जो हमारे घर एटलीस्ट उनको तो आप रिकवर कर सकते हैं। जो हमारा आने जाने का रास्ता हम लोगों को पैदल आना पड़ रहा है, पैदल जाना पड़ रहा है, रिस्क लेकर के गाड़ी निकालनी पड़ रही है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जितने भी लोग रहने सारे के सारे उस दिन से परेशान हैं और इन सब की सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि हमारे भवनों की, हमारे घरों की, जान माल की और हमारे रास्ते की सबसे पहले सुरक्षा की जाए। प्रशासन कोई भी उपाय अपनाए, पहले हमें ये आश्वासन मिल जाए, हमें दिखाई पड़े कि यहाँ पर कुछ सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। यदि सुरक्षा प्रबंध नहीं होंगे तो बस्ती का पूरा इलाका ही किनारे से ढहता जाएगा। भगवान ने करेगा कोई ऐसी दूसरी बारिश होती है उसमें हम सब परेशान हो जाएंगे। रात को कोई सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। आए दिन लोग आ रहे हैं, प्रशासन भी आ रहा है देख, लेकिन सबसे बड़ी जो प्राथमिकता हमारी है भवनों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा और रास्ता जो हमारा डैमेज हो रखा है इसको सबसे पहले हमें एनी हाउ प्रथम दृष्टया से किसी तरह से बनाया जाए, इसे बनाया जाए। बिल्कुल पूरा एरिया दरक रहा है जी, सारा जा रहा है, सड़कें फट रही हैं। और क्या कहना क्या चाहेंगे, हम लोग तो यहाँ पर रह बड़ी मुश्किल से रहे, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आने को सब आ रहे हैं, अध्यक्ष भी आए हैं, मंत्री जी भी आए हैं, एसडीएम साहब भी आए हैं, नहीं, पर ग्राउंड फ्लोर कोई काम तो ऐसा हो नहीं रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा। आपदा प्रबंधन का कोई आदमी यहाँ पर अब तक आया नहीं है जी, ना ही कोई काम शुरू हुआ है।
ये तब करेंगे जब कोई कैजुअली हो जाएगी या कोई हो जाएगी। कैजुअली तो हो ही चुकी है, खैर उसमें तो चलो पहले पहले हुई, कोई वो नहीं है, पर अब तो कम से कम आके लोग एक काम करें, कुछ देखें उससे यहाँ पे आके। परेशान आप लोग बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हमारे, रात को बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है तो हम लोग उठ के बैठ जाते हैं और फिर बाहर आके टॉर्च लगा लगा के देखते हैं, क्योंकि बिजली चली जाती है यहाँ पे, तो टॉर्च देखते हैं आके, यार ये सड़क कितनी फट रही। वो डेली मतलब जब बारिश होती है तो वो 2 से 3-4 इंच रोज सड़क जाती है, क्या करें बताओ। और आप लोग भी आए हो तो देख रहे हो, आप लोग तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो कुछ है नहीं। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।